हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात की थी कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको पहले टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल्स दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में बताया था। और आपको मैंने सिखाया था कि कैसे हम जब हाइड्रोजन को कॉन्सेंट्रेशन सेल में यूज़ करते हैं तो अलग अलग केसेस में कैसे पीएच को यूज़ करके ईएमएफ ऑफ सेल के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आओ आज हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और जो मैंने आपको लास्ट क्लास क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास दो वीक एसिड सॉल्यूशंस थे, एक था HA1 और एक था HA2। एक एसिड का pK आपको दिया था 3 और दूसरे एसिड का pK दिया था 5 और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, सेम, है ना। आपको इस सेल का क्या बताना था, EMF बताना था। तो अगर हम सेल को कंस्ट्रक्ट करें तो देखो सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, PtH2 गैस, यहाँ बनेगा आपका H प्लस एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज, ये H प्लस एक्वस और H2 गैस, ठीक है। अब आप मान लो, अब आपको ये डिसाइड अगर करना है कि HA1 इनमें से कौन सा लूँ, HA2 कौन सा लूँ, तो आप कोई भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं इसे HA1 से मान रहा हूँ, ये जो H प्लस आ रहा है वो HA2 से आता हुआ मान रहा हूँ, सही है। तो देखो कंसंट्रेशन सेल बन गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था जब दोनों तरफ हाइड्रोजन है और प्रेशर सेम है ना, प्रेशर सेम है, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला बनेगा। तो रखना शुरू करें वैल्यूज, ये कितना बन गया, 0.0591 इंटू पीएच ऑफ एनोड। तो देखो एनोड की पीएच निकालो, तो एनोड पर एसिड कौन सा है, HA1। एक वीक एसिड की वजह से पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, हाफ pKa माइनस लॉग C। तो कंसंट्रेशन कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन आपको इसका pK पता है। तो देखो एनोड की pH बन जाएगी हाफ 3 माइनस लॉग C माइनस ऑफ कैथोड। बताओ कैथोड पे क्या बनेगी, हाफ इंटू ये क्या बनेगा, pK2 कितना हो गया 5 माइनस लॉग C। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस हो के कैंसिल हो जाएगा, लॉग C से लॉग C बचा कितना, ये 3/2, ये 5/2, 8, 3/2 माइनस 5/2 बचेगा ये। तो 0.0591 इंटू क्या बचेगा, देखो 3/2 माइनस 5/2, तो वैल्यू आ जाएगी -0.0591 वोल्ट। अब आप देखो ई सेल कैसा आ रहा है, ई सेल नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये सेल कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होगा, क्योंकि आपने अजम्पशन मान लिया है ना, आपने जो माना है वो गलत है। क्या गलत माना है आपने, आपने ही माना कि HA1 तो बना रहा है एनोड और HA2 बना रहा है कैथोड, तो ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको इसी सेल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो देखो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, H2 गैस है ना, प्लेटिनम तो आप लगा लेना, H प्लस एक्वस, और ये जो H प्लस आ रहा होगा ये HA2 से आ रहा होगा, और यहाँ बनेगा H प्लस एक्वस फ्रॉम HA1 और साथ में क्या बनाएगा, H2 गैस प्लेटिनम। तो कहने का मतलब आपने जो माना था वो उल्टा था, आपने ये माना था कि HA1 एनोड बना रहा है और HA2 कैथोड बना रहा है, जबकि होगा उल्टा, HA2 बनाएगा एनोड और HA1 क्या बनाएगा, कैथोड। कर सकते हो। तो ये था एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसी तरह के सेल के ऊपर बेस्ड एक और लास्ट क्वेश्चन जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का एक और कंसेप्ट वो यूज़ कर सकता है, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। तो आओ देखते हैं उस क्वेश्चन को, उसके बाद हम चलेंगे अपने सेकेंड टाइप के कंसंट्रेशन सेल दैट इज़ इलेक्ट्रोड गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल पर। कॉपी करें। तो देखो एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इफ सेल दिया आपको एक प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस
चेंजेस टू H प्लस एक्वस, यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, यहाँ दिया हुआ है C6H5NH3Cl, कंसंट्रेशन दी हुई है 1/32 मोलर। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं कैलकुलेशन पार्ट में आपके लिए अगर इजी कर दूं। चलो मैं आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर देता हूँ थोड़ी सी। इसको 1/32 की जगह मैं आपको दे देता हूँ हाँ चलिए तो 1/32 चलने दो, है ना, ये तो इतना ही है। साथ में ये है इन कनेक्शन विद H2, 180 एम प्रेशर है H2 का यहाँ पर भी और यहाँ पर, और साथ में है प्लेटिनम। ठीक है, और इस सेल का जो ई सेल है वो आपको दिया गया है 0.18 वोल्ट। आपको ये बताना है ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में बांट लो। पहले तो इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट से तो आप क्या पता कर सकते हो, इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से कितना H+ आ रहा होगा वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पता कर लोगे। तो कैसे, जैसे मैंने आपको सिखाया, बताओ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ई सेल किसके इक्वल होगा 0.0591 इंटू pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, बनेगा इक्वेशन। तो चलो वैल्यूज रखें, तो 0.0591 इंटू क्या बनेगा, देखो इक्वेशन pH ऑफ एनोड, तो एनोड पर H+ कितना है 1 मोलर, माइनस लॉग H+ कितना हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 0 माइनस। अब बताओ pH ऑफ कैथोड, कैथोड पर आप pH निकालो, तो कैथोड की pH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो pH लिख लो, निकालनी क्या होता है हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है आपको 0.18। अब 0.059 को आप अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख लो। देखो ये इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो pH की वैल्यू आ गई -3 आ गई। ठीक है, आई थिंक मैंने फॉर्मूला गलत यूज कर लिया है, pH ऑफ कैथोड माइनस एनोड होता है। सही फॉर्मूला सही नहीं, मैंने ये वैल्यू गलत दे दिया आपको, ये -0.18 वोल्ट है ना, ये गलती से प्लस दे दिया मैंने आपको, तो ये है -0.18 वोल्ट। तो यहाँ पे आप माइनस लिखें, जैसे माइनस लिखोगे pH की वैल्यू हो जाएगी 3। अब अगर pH की वैल्यू 3 आ गई तो बताओ H+ कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। यानी इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से जो आपको H+ मिल रहा होगा वो कितना होगा 10⁻⁻3 होगा। अब आप देखो इसके लिए बात करो, C6H5NH3Cl, ये इसका कैटायन, ये इसका एनायन। तो देखो कैटायन आ रहा होगा वीक बेस एनिलीन से C6H5NH2, एनायन आ रहा होगा Cl-HCl से। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि वो पार्ट एक सॉल्ट का जो वीक स्पीसीज से आ रहा है उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पर C6H5NH3+ का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा आपके पास C6H5। ठीक, या तो आप ऐसा कर लो कि ये इसको एक H+ देगा, या फिर आप इसको NH3OH प्लस H+ इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है ना, ये वाटर से एक OH माइनस लेगा, इस तरह से लिख लो। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी कुछ C, वैसे दी हुई है 1/32। अगर इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो C में से कितना जाएगा CH, ये कितना बनेगा CH, और ये भी कितना बनेगा CH। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करो तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसकी इक्वल आएगी C/H। H+ तो आपने निकाल ही लिया है, 10⁻⁻3 होगा। कॉन्सेंट्रेशन है 1/32 इंटू H।
यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर मिलेगा 32 इंटू 10⁻³ या फिर आप इसे 3.2 इंटू 10⁻⁻4 बोल सकते हो। तो ये होगी इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा, आपको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, तो यहाँ से अगर आप KH का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो बनेगा CH² - h। अब अगर आप ध्यान से देखो, H की वैल्यू 10⁻⁻4 के ऑर्डर की है, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और KH की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, CH²। तो C की जगह लिखो 1/32 इंटू H कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर। तो देखो 3.2 को ऐसा करो 32 इंटू 10⁻³ लिख दो, एक 32 से एक 32 कैंसिल, ये बनेगा 32 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 3.2 इंटू 10⁻⁵ सही ना। 32 इंटू 32 लिखोगे, एक 32 कैंसिल, 10⁻⁻6 अरेंज कर लो, ये आपको KH की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का ये वाला पार्ट आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो उसमें सिर्फ इतना सा पार्ट है कि आपको H+ निकालना था। एक बार H+ आ गया तो आयनिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब कंडीशन ये है कि आपको ये ठीक से आना चाहिए। तो पहले अगर आपको नहीं आता है तो एक बार उन लेक्चर्स को देख लें, इस टॉपिक को पढ़ लें, तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत टाइम हो चुका है जेई को कि इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये किसी भी टाइम आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही है, चलो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा वहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम को यूज़ किया जा सकता है। जो उस पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनती है वो मैंने आपको बहुत सारे कवर करवा दिए हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोग आगे बढ़ें और बात करें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। आओ डिस्कस करते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। तो देखो सेकेंड टाइप के सेल इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। अब देखो नाम से पता लग रहा है यहाँ पर क्या होगा, जो आपको सेल दिया होगा कंसंट्रेशन सेल, उसमें गैस का प्रेशर अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं जैसे ये, जैसे प्लेटिनम, ठीक, इधर मैंने लिखा Cl माइनस एक्वस, Cl2 गैस, Cl2 गैस, Cl माइनस एक्वस प्लेटिनम। तो देखो यहाँ पर जो एनायन है उसकी कंसंट्रेशन तो हो गई सेम, C मोलर C मोलर। अब जो आप गैसेस यूज कर रहे हो वो दोनों अलग प्रेशर पर हैं। मान लो ये है P1 ATM पर और ये कितने पर है, P2 ATM पर। समझ रहे हो। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड गैस कॉन्संट्रेशन सेल बोलेंगे। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लूँ, प्लेटिनम, तो एनोड पर क्या लिखोगे, H2 गैस चेंजेस टू H प्लस एक्वस, देन H प्लस एक्वस चेंजेस टू H2 गैस। अब आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम, और यहाँ पर प्रेशर हो जाएंगे अलग अलग। ये इसका प्रेशर हो गया मान लो P1 ATM और इसका प्रेशर हो गया P2 ATM। अब आप ध्यान से देखो, इस सेल को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेम इसी सेल को मैं क्या लिख दूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस। सिंस दोनों साइड H प्लस की कंसंट्रेशन सेम है तो मैं बीच में सिर्फ एक H प्लस लिख दूंगा। बात समझ रहे हो। तो सेम इसी सेल को लिखने का ये एक और तरीका है। इधर की हाइड्रोजन मान लो P1 ATM पर है, इधर की हाइड्रोजन P2 ATM पर है, तो P1 ATM वाला इस H प्लस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन में है, मतलब कॉन्टैक्ट में है। ये वाला भी इसके साथ कॉन्टैक्ट में है क्योंकि दोनों H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसी सेल को लिखने का ये एक और तरीका है। सही है। तो इस तरह से दो गैसेस होंगी और दोनों का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, कोई बात नहीं, हम तो नॉन इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो आओ इसी एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और डिस्कस करते हैं इसके लिए कंडीशंस। तो एनोड और कैथोड, वापस से वही काम करो।
बताओ एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी, एनोड पर हाइड्रोजन गैस will get oxidized into 2H plus aqueous and will lose 2 electrons। इसका प्रेशर हो गया P180। और कैथोड पर क्या होगा, जो आपके पास 2H plus aqueous बने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P280। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये भी सी मोलर ये भी सी मोलर। ऐड करें, जैसे ऐड करोगे 2H प्लस से 2H प्लस गया। बताओ फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस चेंजेस टू हाइड्रोजन गैस। इसका प्रेशर है P1 ATM और इसका प्रेशर है P2 ATM। बोलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, बस हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो नेक्स्ट इक्वेशन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, तो E0 सेल तो कितना आएगा, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, क्या बनेगा, P2 अपॉन P1 बन जाएगा। माइनस को कर दो प्लस, तो बताओ ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग P1 अपॉन P2। अब बताओ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या होगी, क्या बनेगी, P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन P2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी रटेंगे नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है। वैसे भी ये रेयर है, बहुत कम आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन अगर कभी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना है। और अगर आपसे स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पूछी है तो आप यहाँ से अपनी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन को डिराइव कर सकते हैं। सही है, तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अपनी DPPs के अंदर और शीट के अंदर मिल जाएंगे। मटेरियल जो आपको दिया है मैंने साथ में, तो उसमें से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल इन पे कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसलिए मुझे इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने की ज़रूरत फील भी नहीं हो रही है ना। अभी तो मैं आपको एक काम देता हूँ, देखो आपने 2 तरह के सेल पढ़ लिए। पहला वाला जो था उसमें गैस का प्रेशर सेम था लेकिन कॉन्सेंट्रेशंस अलग अलग थी। यहाँ पर प्रेशर अलग अलग है और कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं, सेम। क्या हो अगर सब कुछ बदले, सब कुछ बदलेगा मतलब, सब कुछ बदलेगा मतलब है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस भी अलग अलग हों और प्रेशर्स भी अलग अलग हों। तो एक काम करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में। तो देखो, अगर मैं यहीं पे कंडीशन बना लूँ कि है आपका प्लेटिनम सॉलिड, एक क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर आपको एक सेल दिया हुआ है प्लेटिनम सॉलिड, यहाँ पे आप लिखें हाइड्रोजन गैस H प्लस एक्वस, इसका प्रेशर P1, इसकी कंसंट्रेशन C1 ले लेते हैं। यह है दूसरा H प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन C2 मोलर, हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम सॉलिड। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इज आर करेक्ट। ठीक है, चलो जी ऑप्शंस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 1 लॉग, ये बनेगा रूट ऑफ P1 अपॉन P2 इंटू C1 अपॉन C2, सॉरी C2 upon C1. Option B, E cell will be equal to 0.0591 upon 2 log. इक्वेशन आपके पास बनेगा P1 upon P2 into C2 upon C1 whole square. Option C, for cell to be spontaneous, कंडीशन बनानी पड़ेगी मुझे। P1 upon P2 should be greater than root
C1 upon C2, and option D same चीज, P1 upon P2 should be greater than root C2 upon C1। चलिए ट्राई करें और बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हो गया? चलो, तो देखो ये था तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन इसका एक ही आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे गए हैं। आपको देखने लगा कि ऐसा कुछ बनेगा, आप बनाने की कोशिश भी करोगे बट ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। तो एक ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखें ध्यान से, मुझे जगह चाहिए, यहाँ तक में ही हो जाएगा। चलो देखो क्या करना है, एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लो सबसे पहले। तो एनोड पर रिएक्शन क्या बनेगी, एनोड पर बनेगा H2 गैस विल चेंज इनटू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखो यहाँ प्रेशर था P1, कंसंट्रेशन C1, यहाँ कंसंट्रेशन C2 और प्रेशर बन गया P। ऐड करो तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस चेंजेस टू H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस। ये P1, ये C2, ये P2, ये C1। Q लिखो, Q तो बताओ Q का इक्वेशन क्या बनेगा, P2 अपॉन P1 इंटू C1 अपॉन C2 होल स्क्वायर। तो मैच ही नहीं कर रहा, अभी क्या करेगा, नॉन इक्वेशन लगाओ, बताओ ई सेल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ई नॉट सेल तो गया 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हो गई 2 लॉग, इक्वेशन क्या बनेगा, P2 अपॉन P1 इंटू C1 अपॉन C2 होल स्क्वायर। जैसे माइनस को प्लस करोगे उल्टा करना पड़ेगा, P1 अपॉन P2 और ये बन जाएगा C2 अपॉन C1, बनेगा ना। तो देखो एक ऑप्शन तो मैच कर गया, सी ऑप्शन। दूसरा, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन आपको देखनी है, तब आप देखो मैं क्वेश्चन को ऊपर वाला पार्ट उड़ा रहा हूँ। अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसका ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ई सेल पॉजिटिव होने के लिए ये जो लॉग के अंदर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो कि P1 अपॉन P2 इंटू C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो आप देखो C1 C2 को इधर भेज दो, इक्वेशन क्या बनेगा, P1 अपॉन P2 शुड बी ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर, या फिर रूट P1 अपॉन P2 C2 अपॉन C1 से बड़ा होना चाहिए। उल्टा लिखा हुआ है, रूट C पे लगाया हुआ है, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि आप जानबूझ करके, क्या होता है कुछ बच्चे यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और वो ज़बरदस्ती इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बन ही नहीं सकता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर होगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं। तो ये थे आपके कंसंट्रेशन सेल्स, जिनमें कैथोड एनोड सेम एलिमेंट से बना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा या फिर उनके प्रेशर में डिफरेंस होगा, और उसकी वजह से क्या होता है, सेल का ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये मैंने आपको सिखाया, नॉन इक्वेशन यूज़ करना, हाफ सेल के लिए सिखाया, कंप्लीट सेल के लिए सिखाया। कंप्लीट सेल में फिर हम लोगों ने बात की कंसंट्रेशन सेल्स की, ठीक है। तो यहीं पे अपना एप्लीकेशन ऑफ नॉन इक्वेशन खत्म होता है फॉर सेल्स। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपसे एक हाफ सेल छुड़वा दिया था, इसका नाम था मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ सेल है। इसको सीखने के लिए आपको अभी तक की सारी चीज़ें सीखनी थी, इसीलिए मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। तो अब वो समय आ चुका है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रोड बचा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जेई में इसको कई बार यूज़ किया जाता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात नंबर 3, ये जनरली दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, क्वेश्चन में होगा पर आप उसे पहचान नहीं पाओगे, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ देखें क्या होता है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें इसको बिल्कुल फ्रेश पेज से, मतलब आपका पेज हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल फ्रेश पेज से आपको इसको शुरू करें। सबसे पहले तो समझें क्या होता है मेटल
स्पेरिंगली soluble salt एनायन इलेक्ट्रोड बोल दो या हाफ सेल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम ट्रिपल एस बोलते हैं, तो बार बार नहीं बोलना पड़े इसलिए मेटल ट्रिपल एस एनायन हाफ सेल या फिर इलेक्ट्रोड। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के हाफ सेल में एक मेटल अपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ और उस सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग एनायन के सोल्यूशन के साथ क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। तो कुछ इस तरह से आप इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। जैसे मान लो ठीक है, यहाँ पर आपने एक सोल्यूशन फिल कर दिया, सबसे पहले तो आप इसमें एक मेटल इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो देखो यहां से आप मान लो एक मेटल इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं सिल्वर का एग्जांपल लेता हूं, तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर सिल्वर के ही किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट भर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका पेस्ट ऑफ, मान लो AgCl है ना, पेस्ट कंटेनिंग AgCl। तो ये तो हो गया आपका मेटल, ठीक है। ये हो गया उस मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और इन दोनों को आप रखोगे कांटेक्ट विद एनायन। तो बताओ AgCl का एनायन कौन है, Cl-। तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन होगा कंटेनिंग Cl- आयंस। और ऐसा करो, अपने इलेक्ट्रोड का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका सिल्वर मेटल का इलेक्ट्रोड, ये पेस्ट कंटेनिंग AgCl और साथ में कौन होगा, Cl-। तो जब ये तीनों एक साथ कांटेक्ट में होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रोड को या ऐसे हाफ सेल को हम मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका बेसिक एग्जांपल था, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, AgCl Cl- इलेक्ट्रोड। तो पहले तो पहचानना सीखें, कभी भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले, एक मेटल हो, उस मेटल का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो और उसके साथ उसका एनायन हो, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये मेटल ट्रिपल एस एनायन सॉल्ट हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मरकरी ले लूँ, तो मरकरी मेटल, तो मरकरी होता है लिक्विड, उसके साथ प्रेजेंट हो Hg2Cl2 और साथ में कौन प्रेजेंट हो, Cl-। मैं ले लूँ Pb, तो ये आपका Pb सॉलिड, PbCl2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, साथ में कौन हो, Cl-। मैं ले लूँ PbSO4, तो Pb सॉलिड, PbSO4 Pb। मैं सिल्वर क्रोमेट ले सकता हूँ, Ag सॉलिड, Ag2C2O4, Ag2CrO4 ले लो, या ऑक्सिलेट ले लो Ag2C2O4, और साथ में इसका एनायन होगा दैट इज C2O4 2-। इस तरह का कभी भी कोई इलेक्ट्रोड आपको मिले तो उस इलेक्ट्रोड को आप क्या नाम दे सकते हो, मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो ये बात, अब मैं जो कॉमन सबसे होता है अपना वो लेकर चल रहा हूँ, AgCl इलेक्ट्रोड को। इसी के लिए हम सारी कैलकुलेशन करेंगे और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने सिल्वर क्लोराइड एंड क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में। सिंस ये एक हाफ सेल है, यस, कैथोड और एनोड दोनों तरह काम कर सकता है। किसी तरह काम कर सकता है, कैथोड और एनोड दोनों तरह काम कर सकता है। तो देखो, आपको इसका रिप्रेजेंटेशन देखना आना चाहिए। क्या देखना आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, AgCl Cl-, ठीक। और एक मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, Cl- AgCl Ag। मतलब AgCl बीच में रहेगा और Cl- Ag इधर उधर घूमते रहेंगे, सही है। अब आप देखना इसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैथोड को दिखा रहा है या एनोड को, ये आपको देखना आना चाहिए। बताओ सिल्वर यहाँ कौन से स्टेट में है, 0। बताओ सिल्वर यहाँ कौन से स्टेट में है, प्लस में।
तो सिल्वर 0 से किस पे जा रहा है, +1, मतलब यहाँ पे सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी जब ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे लिखोगे Ag AgCl Cl-। जब ये इलेक्ट्रोड एज कैथोड काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैथोड, तो देखो Cl-, Cl तो यहाँ भी माइनस है, सिल्वर यहाँ था +1, यहाँ हो गया 0, रिड्यूस हो रहा है, तो बताओ इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह जब आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये एज कैथोड काम कर रहा होगा। तो काम की बात इतनी सी है, जब ये एज कैथोड काम करेगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाएगा, जब ये एज एनोड काम करेगा तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मैं लिखना चाहूँ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, E AgCl Cl-। बताओ ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं E0 AgCl Cl-, तो ये इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं लिखूँ ECl- AgCl Ag, तो ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा है। कौन से पोटेंशियल को दिखा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को। और अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से E0 Cl- AgCl Ag, बताओ ये इसके SRP वैल्यू को दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना आना चाहिए कि आपको जो इनके लिए पोटेंशियल दिया है वो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है। सिंपल यहाँ पर देखो Ag +1 से 0 जा रहा है, इसलिए ये इसका SRP है। Ag 0 से +1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, इसका SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आई बात समझ में। चलो ये तो हुआ एक काम। दूसरा फिर मैं आपको सिखाता हूँ इसकी रिएक्शन लिखना। क्या लिखना, रिएक्शन लिखना। तो देखो रिएक्शन लिखते टाइम आपको कोई स्पेशल काम नहीं करना है, बहुत आसान से देखें। आप इसकी रिएक्शन 2 स्टेप में लिखोगे। कितने स्टेप में लिखोगे, 2 स्टेप्स में। तो 2 स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो आप AgCl सॉलिड को ब्रेक करोगे। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं हमेशा ही, है ना। तो ये क्या बनाएगा, Ag + aqueous + Cl- ठीक है। फिर जो Ag + aqueous बना, वो Ag + aqueous क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाएगा। तो ये इसकी 2 रिएक्शंस हैं। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, ठीक, तो आपको इसकी मिलेगी नेट रिएक्शन। तो देखो नेट रिएक्शन का ध्यान रखना, ये नेट सेल रिएक्शन, ये नेट हाफ रिएक्शन है ना। क्या बनेगा, देखो Ag+ से तो Ag+ कैंसिल, तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, AgCl सॉलिड + इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बनाएगा, बताओ, Ag सॉलिड + Cl- aqueous। तो ये इसकी रिएक्शन होगी जब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एज कैथोड। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सिल्वर +1 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, 0। तो जब ये एज कैथोड काम करेगा तो आप इसकी ये रिएक्शन लिखोगे। और अगर जब ये एज एनोड काम करेगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो। यानी उस केस में रिएक्शन क्या बनेगी, Ag सॉलिड + Cl- aqueous will form AgCl सॉलिड + इलेक्ट्रोड। तो दूसरी चीज़ आपको इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए। एक जब वो कैथोड की तरह काम करेगा और दूसरा जब वो एनोड की तरह काम करेगा। तो आप याद ही सिर्फ ये वाले रिएक्शन रखें, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लें। पहले स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से उसके आयंस बनाएं, फिर कैटायन का करवाओ रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो तो नेट हाफ रिएक्शन मिलेगी। AgCl सॉलिड + इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड + Cl- aqueous। अगर आपको इसकी एज एनोड रिएक्शन लिखनी है तो इसी रिएक्शन को आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। कॉपी करो। फिर इसके लिए कुछ और चीज़ें आपको डिराइव करनी है जो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो देखो अब हमने रिएक्शन लिखना सीख लिया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी ना आपको इसमें मैं बहुत कुछ डिराइव करने वाला हूँ, तो आप डेरिवेशन समझें अच्छे तरीके से। चीज़ याद रखनी है वो बहुत आसान है और फिर इसको यूज़ करना और भी आसान होगा, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको पहले यहाँ पर चीज़ें डिराइव करनी होगी। तो आओ बहुत ध्यान से सीखना।
मैं इसकी रिएक्शन लेके चल रहा हूँ एज कैथोड। जब ये काम करेगा एज कैथोड, चाहो तो आप हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल ट्रिपल एस एनायन हाफ सेल। ठीक है, तो मेटल ट्रिपल एस एनायन हाफ सेल का आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने सब सिखाया। हम बात कर रहे हैं जब ये काम करेगा एज कैथोड। अभी मैंने आपको रिएक्शन लिखना सिखाया, जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे ही लिखो। सबसे पहले तो आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम लिखें, है ना। ये इक्विलिब्रियम है, हम साइन ऐसे लिख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल है। बताओ ये क्या बनेगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे सिंगल लाइन से लिख लो, एक ही बात है, टेंशन मत लेना, है ना। चलो जी ठीक है। अब आप देखो, इसके लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ वो वाला, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q वाला। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो डेल्टा G हो जाएगा 0 और Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, KSP के इक्वल होगी ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसी को यूज करते हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके लिए जो आपका डेल्टा G नॉट होगा वो कितना बन जाएगा, माइनस RT ln KSP के इक्वल। ये इक्वेशन बन सही है। आगे बढ़े, फिर क्या होगा, ये जो आपका Ag प्लस एक्वस है इसका होगा रिडक्शन और ये क्या बनाएगा, सिल्वर सॉलिड। इसको डेल्टा G1 बोल दो। बताओ सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा G2 नॉट लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, माइनस n की वैल्यू 1 F इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट किसका, सिल्वर का। Ag प्लस चेंजेस टू Ag प्लस चेंजेस टू Ag होगा। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, ऐड करोगे देखो Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल, नेट रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, नेट रिएक्शन बनेगी AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। अब अगर मैं इस रिएक्शन का, नेट रिएक्शन तो ये है ना, तो इस रिएक्शन का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो देखो मैंने आपको भी सिखाया था, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखोगे, E नॉट Cl माइनस चेंजेस टू AgCl Ag प्लस 1 से किस में जा रहा है, 0 में होगा। तो अगर मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस रिएक्शन के लिए मैं लिखूंगा डेल्टा G3 नॉट और वो किसकी इक्वल होगा, माइनस n इंटू F इंटू ई नॉट Cl माइनस AgCl। आराम से देख लो, पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। मैं इनके ई सेल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ईएमएफ कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कभी भी एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ करती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा था कि गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप उनको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब आप ध्यान दें, इसके लिए लिखा डेल्टा G1 नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KSP। इसके लिए डेल्टा G2 नॉट लिखूंगा माइनस NF E नॉट। सिंस ये सिल्वर के रिडक्शन की रिएक्शन है तो हमने यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ कर लिया। सेम चीज़ ये देखो, ये AgCl के रिडक्शन की रिएक्शन है तो हमने इसका SRP यूज़ किया है, उससे हम डेल्टा G3 नॉट को इतना लिख सकते हैं। सिंस ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करने से आई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट की इक्वल होगी। तो देखो डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू रखो तो क्या बनेगा, माइनस 1 इंटू F इंटू ई नॉट क्या बनेगा, Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट वो कितना बनेगा, माइनस RT ln KSP बनेगा, और डेल्टा G2 नॉट के लिए कितने बनेगी, माइनस 1 इंटू F इंटू ई नॉट Ag प्लस चेंजेस टू Ag। देखो भाई शुरुआत में आपको लगेगा क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, चलने दो। अभी जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ना
वो आपको यूज़ करना होगा। अभी समझते हुए चलो कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ क्या वो आपको दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है, तो बोल रहे हो आप हाँ हो सकता है ना, तो बस वही देखते हुए चलो। अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत स्मूथ आएगा और बहुत काम में भी आएगा। इन सबसे आप माइनस कॉमन कर लो, कर लिया। जैसे ही माइनस कॉमन करके लिखोगे, बताओ, एक तो माइनस कॉमन कर लो और एफ को ना इधर भेज दो, डिवाइड कर दो, इक्वेशन बन जाएगा ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो, ई नॉट ए जी प्लस चेंजेस टू ए जी, इसको पहले लिख रहा हूं, प्लस आर टी अपॉन एफ बनेगा एल एन के एस पी, एल एन को बदल दो लॉग में, इंटू टी 2.303 क्या बनेगा, लॉग के एस पी। बोले यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आप देखो, आर गैस कांस्टेंट, एफ फैराडेज कांस्टेंट और टी क्या है, आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू रख दूँ, क्या रख दूँ यहाँ पर, टेम्परेचर की मैं वैल्यू रख दूँ, बताओ टेम्परेचर कितना यूज़ करते हैं इन जनरल, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। तो जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू रखोगे 298 केल्विन यहाँ पर, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो, ई नॉट ए जी प्लस ए जी प्लस आर टी अपॉन एफ को आप लिख सकते हो, मतलब पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.0591 अपॉन 1 लॉग के एस पी, क्या लिख सकते हो, लॉग के एस पी लिख सकते हो। बोले बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस तरह के हाफ सेल के लिए या इलेक्ट्रोड के लिए याद रखनी चाहिए, देखो पहला बॉक्स बना रहा हूँ जो आपको याद, अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के लिए ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ई नॉट मेटल यानी ई नॉट ए जी प्लस ए जी प्लस 0.0591 अपॉन 1 लॉग के एस पी के इक्वल होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है, तो या तो आप ये डिराइव करना सीख लो, जैसे मैंने बताया, डिराइव करके आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो, या फिर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो तो इसको आप याद रख सकते हो। कैसे, जैसे मैं आपको और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। मान लो इसकी जगह मेरे पास जो इलेक्ट्रोड था वो था ये PbCl2Cl माइनस। तो आप देखो मैं लिखता हूँ इसका SRP, तो इसका SRP लिखूंगा तो क्या बनेगा, Cl माइनस PbCl2, देखो +2 से किस में जा रहा है, Pb, 0 में रिडक्शन हो रहा है तो इसका SRP, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट, उसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो तो Pb2 प्लस चेंजेस टू Pb, सेम स्टेट, साथ में क्या बनेगा 0.0591 अपॉन, आप देखो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2 और लॉग क्या बन जाएगा Ksp। बोलो लिख सकते हो। मान लो मरकरी होता मरकरी, तो आप क्या लिखते, ई नॉट Cl माइनस Hg2Cl2Hg इज इक्वल्स टू ई नॉट। अब आप देखो ये मर्क्यूरस आयन है विच इज Hg2 प्लस, चेंजेस टू लिखते Hg प्लस 0.0591 अपॉन n के लिए यहाँ भी 2 आती, क्योंकि +2 से जा रहा है 0 में, या तो ऐसे देख लो, या हर मरकरी +1 स्टेट में है, तो +1 से गया 0 में, 1 का चेंज, 2 मरकरी हैं तो नेट चेंज कितने का आएगा 2 पे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, 2 Hg हैं ऐसे, Hg प्लस दोनों ही 0 में जा रहे हैं, तो देखो +1 से 0, 1 का चेंज इसके लिए, +1 से 0, 1 का चेंज इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए टोटल चेंज कितने का आएगा 2 का। और साथ में क्या लिख सकते हो, लॉग Ksp, तो Ksp किसका, Hg2Cl2 का। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये लिखना आना चाहिए, किसी भी मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के लिए एक टाइप के क्वेश्चन तो डायरेक्टली इससे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप कॉपी करें, ये इसके लिए और एग्जांपल्स हैं, ज़रूरी नहीं आप इसी, मतलब इसके लिए याद रख लो ये फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट आप बाकी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस n की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर मेटल चेंज होगा। सही है, कॉपी करो। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हटा दो,
सीधा यहाँ पे बात करो, इसी को भी हम क्या करेंगे दोबारा यूज़ करेंगे। कॉपी करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया ना? अब बढ़ो आगे, ठीक है। चलो इसको तो अपन याद कर लेंगे, चिंता मत करो। याद करवाने का काम तो मेरा, मैं करवा दूंगा याद आपको, पर आपको साथ साथ मेरे एफर्ट मारने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये चीज़ तो ये इसकी SRP, ये तो क्या है इसका SRP आया है। मैं निकालना चाहता हूँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या निकालना चाहता हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का निकालने के लिए मुझे इस पे लगाना पड़ेगा नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या लगाना पड़ेगा? नर्न्स्ट इक्वेशन। तो देखो इसकी फाइनल रिएक्शन क्या बनी थी? इसकी फाइनल रिएक्शन बनी थी ये AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस अल्फा। डिफरेंस समझना इसमें और जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ उसमें। ये तो क्या है? इसका SRP है। और अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या लिखूंगा? ECl माइनस AgCl Ag, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। दिस विल बी इक्वल टू E नॉट Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन n। तो देखो n की वैल्यू तो हो गई 1, समझ रहे हो ना? क्या लिखते थे? E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। तो ये सॉलिड Q क्या बनेगा? सिर्फ Cl माइनस बनेगा। सही है। अब ये दिखाई दे रहा है SRP। इसका SRP आपने जस्ट अभी भी ऊपर कैलकुलेट किया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो। तो देखो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल्स टू, इसके क्या लिखेंगे बताओ? E नॉट Ag प्लस Ag माइनस, ध्यान देना, सॉरी प्लस, इसकी जगह ये लिख रहा हूँ तो 0.0591 अपॉन 1 log KSP और साथ में ये माइनस 0.0591 अपॉन 1 log Cl माइनस। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी देर मेरे साथ रहो। ये आपको मतलब बीच में आप छोड़ सकते हो उसको, ऐसा लगेगा आपको पता नहीं क्या चल रहा है, बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत काम का आने वाला है। हम एक फाइनल कंक्लूजन पे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से ना माइनस 0.0591 को कॉपी करो, कॉमन करो। क्या करो? माइनस 0.5091। तो देखो जैसे आप कॉपी करोगे, कॉपी नहीं करोगे सॉरी, आप कॉमन करोगे तो ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? देखो E नॉट Ag प्लस Ag, यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ माइनस 0.0591 अपॉन 1 तो log, देखो बनेगा Cl माइनस अपॉन Cl माइनस log Cl माइनस माइनस log KSP, log A माइनस log B बनता है log A अपॉन B। तो ये बन जाएगा Cl माइनस अपॉन KSP के इक्वल। ये बना इक्वेशन नंबर 2। बनेगा? समझ में आया? चलो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो अब एक चीज देखो, अगर मैं लिखूं KSP ऑफ AgCl, बताओ KSP ऑफ AgCl किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ से आप देखो, अगर आप Cl माइनस अपॉन KSP की वैल्यू लिखना चाहते हो तो वो 1 अपॉन Ag प्लस के इक्वल होगी। जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ रखते हो, बस ये आ चुका है वो फाइनल इक्वेशन जो आपको काम में लेना है। रटना नहीं है, काम में लेना है। कैसे? देखते जाना अभी। तो अगर मैं एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा? E नॉट Ag प्लस चेंजेस टू Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 log क्या बन जाएगा? 1 अपॉन Ag प्लस। समझ में आ गया? तो ये मैं इसको फाइनल फॉर्म में ले आया हूँ और अब यहाँ से मैं एक फाइनल
कंक्लूजन निकालूंगा। क्या आप यहाँ तक एक बार पहुँचे तभी फाइनल कंक्लूजन निकालने में मज़ा आएगा, कि मुझे थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। तो फटाफट से आप कॉपी करें, दिमाग ना लगाएं। ये सारी कहानी, ये ना एक स्ट्रिंग है, एक धागा पकड़ा आपने, सब खिंचता चलाएगा, तो वो धागा है ये लास्ट पॉइंट आपने समझ लिया तो आप ये पूरी कहानी समझ जाओगे कि मैंने इतनी रामायण क्यों लिखी है। सही है, कॉपी करें फिर हम बात करते हैं। हो गया? चलो आप देखना, आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद आप लिखना, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अभी तो जो मैंने काम किया वो इस रिएक्शन के लिए किया, इसको तो मैं हटा रहा हूँ। अब आप देखो, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रोड लिखूं, एक मेटल आयन, तो Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है अपना? मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, आप मुझे इस पे नॉन इक्वेशन लगा के दिखाओ, तो इस पे नॉन इक्वेशन क्या बनेगी? इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, तो EAg प्लस चेंजेस टू Ag। सही ना? दिस विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? E नॉट Ag प्लस चेंजेस टू Ag माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू हो गई 1 लॉग। बताओ Q क्या बनेगा? 1 अपॉन Ag प्लस। ये था आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। क्या दोनों एक फ्रेम में दिख रहे हैं आपको? ठीक, अगर दिख रहे हैं तो आप ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू ऐसा करता हूँ, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, है ना, ताकि हमें फ्रेम बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आओ। जो वैल्यू मैंने यहाँ डिराइव की थी वो है ये ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? E नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग 1 अपॉन Ag प्लस। ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर आप आराम से दोनों की शक्ल मिला लें, क्या ये दोनों जुड़वा हैं? बिल्कुल है। क्या दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली शक्ल सेम है? अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो देखो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि आप ECl माइनस AgCl Ag और EAg प्लस Ag को सेम बोल सकते हो। कब? If concentration of Ag plus is same। यहाँ पर Ag प्लस और यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ का जो Ag प्लस आता है वो आता है KSP अपॉन Cl माइनस से, और यहाँ Ag प्लस आपको दिया हुआ होगा मेटल के लिए। तो अगर यहाँ का Ag प्लस और यहाँ का Ag प्लस दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो देखो इस मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल एनायन इलेक्ट्रोड को, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को आप एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। अगर दोनों जगह Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? सेम। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज सेम देन ये और ये इक्वल होंगे, एंड देयरफॉर काम की चीज़ जो आपको याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी है, और मेटल ट्रिपल एस एनायन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आयन। मतलब अब कभी कहीं क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा इलेक्ट्रोड लिखा हुआ मिल गया, मान लो ये इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है Cl माइनस AgCl Ag, तो इसको आप सिंपल किससे रिप्लेस कर दोगे? Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड से। तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको इसे क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ। तो आपको सारी कहानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ तो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड दिया गया है तो उसे आप मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे? वो तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा पाऊंगा। तो आप कॉपी करें,
फिर हम इस पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट या फाइंड द solubility product directly from KSP of Ag2CrO4 at 298 Kelvin if the EMF of the cell, आपको एक सेल दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें सेल क्या है अपना, सेल इज दिस Ag प्लस ये दिया हुआ Ag2CrO4 Cl माइनस सॉल्ट ब्रिज, साथ में दिया हुआ है Ag प्लस 0.1 मोलर Ag सॉलिड इज चलो मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेता हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, 0.18 वोल्ट। ठीक है, आपके वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ चेंज तो नहीं करना है, हाँ नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। इस सेल के लिए आपको क्या करना है, KSP निकालना है Ag2CrO4 का। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए कि ये मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है ना, बस इतना दिख गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा अभी आपने सीखा, जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया उसका मतलब क्या है, जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये इलेक्ट्रोड दिख जाए तो आप इसको रिप्लेस कर दो किससे, मेटल आयन इलेक्ट्रोड से। देखो ये एनोड की काम कर रहा है, अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो Ag प्लस लिखूंगा। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो Ag प्लस आएगा वो आपको KSP से कैलकुलेट करना पड़ेगा। किससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, KSP से। फर्दर यहाँ तो एज इट इज लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो Ag प्लस 0.1 मोलर चेंजेस टू Ag सॉलिड। तो मेरे इस सेल को मैंने इस सेल में बदल दिया और अब देखो ये एक कंसंट्रेशन सेल की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो आपको बस यही सीखना है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा इलेक्ट्रोड दिखे तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर दो। इसका Ag प्लस हम ढूंढ लाएंगे अभी KSP से, वो बात कर लेंगे। अब आप देखो इस सेल का आपको EMF दिया हुआ है 0.18 वोल्ट। तो देखो ये तो मेटल आयन वाला कंसंट्रेशन सेल हो गया। आपको याद है मैंने डायरेक्ट सिखाई थी, E सेल इज इक्वल्स टू, भाई सेम मेटल है तो E नॉट सेल तो हो गया 0, क्या बनेगा 0.0591 अपॉन 1 लॉग कैथोड अपॉन एनोड। तो कैथोड का Ag प्लस तो है 0.1 और एनोड का Ag प्लस आपको पता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो KSP से पता लगेगा और KSP तो हमको निकालना है। बोलो समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से Ag प्लस ऑफ एनोड कैलकुलेट करो। तो देखो E सेल कितना दिया गया है 0.18, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको 0.06 मान लेता हूँ, इसको कैंसिल करेगा तो log ऑफ 0.1 अपॉन Ag प्लस ऑफ एनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, होगा। तो यहाँ से आप देखो 0.1 अपॉन Ag प्लस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 टू द पावर 3। तो बताओ Ag प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 के इक्वल आ जाएगा। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। आपको Ag2CrO4 का KSP निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, जो आपका Ag2CrO4 होगा ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस बनाएगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है S, बताओ ये कितना बनेगा 2S, ये कितना बनेगा S। आपके हिसाब से Ag प्लस 10 टू पावर -4, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से आना चाहिए इतना। बताओ 2S की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 10 टू द पावर -4। बताओ यहाँ से इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा ना। 1/2 को 0.5 लिख लो, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -4 को मैं 5 इंटू 10 टू पावर -5 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या बनेगा,
2s होल स्क्वायर, यानी इसके सॉल्युबल प्रोडक्ट का स्क्वायर इंटू इसका सॉल्युबल प्रोडक्ट s, तो क्या बन जाएगा 4s क्यूब, वैल्यू रख दो, तो 4 इंटू एस क्यूब कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब। बाकी तो सॉल्व करना है, देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25 4 100, 100 इंटू 500, ऐसे कर लो। 5 का क्यूब 125 इंटू 4 कितना हो गया 500 इंटू 10⁻⁻15, यानी 5 इंटू 10⁻⁻30। ये इस सॉल्ट के KSP की वैल्यू होगी। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो यहीं तक थी, फिर से आपका आ चुका है आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से आपने पता कर लिया कि एनोड के सोल्यूशन में जो Ag+ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। उसके बाद एक सोल्यूशन है Ag2CrO4 का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है, इसके लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैंने पूरा नहीं लिखा। तो Ag2CrO4 का सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपको Ag+ की कंसेंट्रेशन पता है 10⁻⁻4। तो सॉल्युबिलिटी अगर इसकी S मान लूँ तो ये 2s बनेगा, ये S बनेगा, यहाँ से S की वैल्यू निकाली, S आ गया, तो आप इस सॉल्ट का KSP कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड आपको दिख जाए, उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पर मेटल आयन इलेक्ट्रोड से रिप्लेस करना है। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, बस ये जो Ag+ है वो आपको KSP से कैलकुलेट करना होगा। तो आज तो मैंने आपको एक बार यूज़ करके दिखा दिया है, एक बार आप इन्हें ढंग से वापस पढ़ें, सीखें। दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो जो मैंने इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, तो जो याद रखना है वो एक बार मैं वापस लिखवा रहा हूँ। जो आपने इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, क्या लिखा था, E0 Cl माइनस AgCl Ag, इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, E0 Ag प्लस Ag प्लस 0.0591/1 इंटू log KSP।